नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रिया, वॉइस एंड फेस रीडर मार्गदर्शिका, स्वागत करती हूं आप सबका अपने आज के इस लाइव वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब ने अपना भोजन रात का किसी ने कर लिया होगा, कोई कर रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम कल वादा करके गए थे, आज हम फिर से वापस आ गए हैं। हेलो राहुल जी, कैसे हैं, कहाँ से हैं, प्लीज़ हमें लिखें और आ जाएं सब लोग हमारे साथ साथ जुड़ें। हेलो विनीत जी, कैसे। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। राज जी, कौन से शहर से हैं आप, लिखें हमारे दर्शकों, सब लोग लिखिए कौन कौन से शहर से, कौन कौन से देश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब लोग। कहाँ से हैं राहुल जी आप, कौन सी। दिल्ली से। अरे दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है और आना जाना भी सब बंद है। तो कैसा लग रहा है आपको आज घर में बैठकर। हम लोग भी दिल्ली से ही हैं राहुल जी, हम भी दिल्ली से हैं। और ठंड कैसी है आज। बहुत ठंड है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आप लोगों को सबको कैसी लग रही है। विनीत जी, आप कहाँ से हैं, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग लिखिए, फटाफट से आ जाइए। हम अपनी नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी टॉपिक है, जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी, हमारे जीवन के आधार जो चल रहे हैं आजकल, जिसकी हमने बागडोर ठानी हुई है कि इसके साथ हम आगे चलेंगे। ये है हीरे की खान। कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, सब लोग हाय हेलो लिखते चलें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन जुड़ रहा है, कौन से शहर से सब लोग जुड़ रहे हैं। आज हम अपनी स्टोरी सुनेंगे, हीरे की खान। मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी मोड़ पर काम आ जाए। क्या पता कौन सी चीज़ बोली हुई कब ज़िंदगी में काम आ जाए दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन से मोड़ पर क्या बंदा कौन कब कहाँ काम आ जाए, तो वो भगवान का ही संदेशा होता है। किसको कौन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो इस बात से हमें कभी भी अपनी सोच में मिलावट नहीं करनी चाहिए। भगवान की रज़ा जिसमें है, भगवान की मर्ज़ी जिसमें है, हमें उसको साक्षी नाक्षी मानकर अपनी ज़िंदगी को चलाते रहना चाहिए कि भगवान ने कुछ सोच समझकर हमें पैदा किया, उसमें चलाने योग्य बनाया, हाथ पैर सही सलामत देकर भेजे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सबके हाथ पैर अगर सलामत हैं आपकी जीवन में, तो आप करोड़ों अरबों के मालिक हो। भगवान ने ही आपको करोड़ों अरबों के मालिक बनाकर भेजा है। जो हमारी हीरे की खान है ना दोस्तों, कहानी आज की जो हमारी कहानी का टॉपिक है, वो तो सिर्फ एक पत्थर है। पत्थर है वो सिर्फ एक, लेकिन जो आपको हीरे की खान तो भगवान ने बनाकर भेजा है दोस्तों। भगवान क्या है, उन्होंने आपको हाथ पैर नाक मुंह आंख नाक कान बाल सब कुछ सही सलामत बनाकर अगर इस धरती पर भेज दिया, और एक सुंदर दिमाग के साथ कि भगवान की भक्ति भी करो, लोगों की हेल्प भी करो, अपने आप को भी संभाल कर रखो, इस सुंदर धरती पर अपना रोल प्ले करते चलो, तो कितना अच्छा है दोस्तों कि आप कितने ही कीमती, कोहिनूर कुछ भी नहीं है अगर आपके सामने सब कुछ हाथ पैर सही सलामत है, आपकी बॉडी सही सलामत है, काम करने लायक हो आप, आपके माता पिता, भगवान की तुलना उनके साथ की गई है कि हमारे माता पिता सबके पास होते हैं क्योंकि उन्हीं वही हमारे जीवन का आधार भी होते हैं। और उन्होंने हमें जैसे ही पैदा किया तो हम उसी दिन उनके कोहिनूर थे। अपने पेरेंट्स के बच्चे सारे कोहिनूर होते हैं, उनकी आंख का तारा होते हैं। तो जो आज हमारी कहानी का शीर्षक है हीरे की खान, आइए देखते हैं कि वैसे आप लोग सब कोहिनूर ही हो। अपने आप को कोहिनूर से कम मत समझो। तो कोई भी आपको किसी भी लेवल पे आंक नहीं सकता, किसी भी तराजू में तोल नहीं सकता दोस्तों। मेरा ये मानना है कि अगर अपने आप की कीमत समझ में आ जाए तो हम किसी से कम नहीं। ऐसा अगर इतना भी गुरूर नहीं करना है, बस अपनी कीमत पहचाननी है, तो हम हर एक इंसान को एक अच्छे लेवल पर सोचना, कम से कम सोचने के लिए, जैसे हम हमारे टीचर होते हैं स्कूल में, सारे बच्चों को एक जैसा लेसन पढ़ाते हैं। तो कोई बच्चा कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, उसी चीज़ को कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल भी हो जाता है, तो एक लेवल हो जाता है उनका। तो
तो आप भी कैसा सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि सब लोग एक जैसा सोचें, ट्रैक पर रहें, एक ही ट्रैक पर एक ही गाड़ी में चलते रहेंगे तो पता नहीं क्या मिल जाए। तो दोस्तों इसी कहानी पर हम चलते हैं को हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीपों में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों को हीरों की कहानियां सुनाया करता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था दोस्तों। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती हुई नदी पर गया। दोस्तों देखो क्या इसमें मेल मिलाया उसने कि वो उसी नदी पर गया बहती हुई पर। उसने देखा कि पानी में से इंद्रधनुष प्रकाश फूटता दिखाई दे रहा है, इंद्रधनुष जैसा कुछ नजर आ रहा है। उसने ध्यान से देखा तो पाया नदी के किनारे पर एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। अब उसे नहीं पता है दोस्तों वो क्या चीज घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा। उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर ही सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया दोस्तों। अब उसका एक मित्र आया, उसने जब वह पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं जानता इस पत्थर की कीमत। उसने कहा, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक के खोजे गए हीरों में से सबसे बड़ा हीरा यही है। उसके मित्र ने बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी कई पत्थर पड़े हो सकते हैं लेकिन उसने देखा नहीं है। दोनों खेत के किनारे पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर के नमूने के तौर पर चुन लिया। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरों की खान थी। उसका खदान का नाम जो भी है कि उस खदान के नाम पर वह किसान माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि दूसरे किसान ने हीरे की खान उसके ही खेत में उसके ही कदमों तले थी, उसे पता भी नहीं था दोस्तों। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि हीरे पहले किसान के कदमों के तले ही थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उसके पास ही थे सब कुछ, उसे जस्ट पहचानने में उसने देरी कर दी दोस्तों। सिर्फ वो किसान, उसने अपना खेत बेच दिया, भटकता रहा इधर उधर अच्छे अच्छे अवसरों की तलाश में। जब उसको सब कुछ बिक गया, सब कुछ लुट गया, तो उसके बाद वो अपना नदी में कूदकर जान दे देता है। लेकिन जिसने उसका खेत खरीदा था उसने पहले अपना खेत में काम किया, फिर वो नदी तक पहुंचा, एक सुंदर सा पत्थर दिखा तो वो पत्थर को घर ले आया। तो ये थी एक अच्छी सी कहानी दोस्तों कि हम पहचानेंगे अपनी शक्तियों को तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में दोस्तों। अब हमारी जो नई कहानी है उसकी ओर चलते हैं, जो चाहोगे सो पाओगे। दोस्तों अपनी कीमत को पहचानिए। नेक्स्ट कहानी का हमारा शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। अब जल्दी जल्दी आ जाए सब लोग। हमारा कल का टाइम जो था 10 बजे का था, सब लोग जुड़ जाएं हमारे साथ फटाफट से। जो चाहोगे सो पाओगे इस कहानी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक साधु एक
घाट के किनारे अपना डेरा लगाकर डाले हुए था। वहां वह धुनी रमा कर बैठा दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब एक साधु था दोस्तों, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था धुनी रमाकर घाट के किनारे, और बोलता रहता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे और वे उसकी बात अनसुना कर देते और उस पर हंसते और आगे चले जाते। अब जो एक बंदा घाट के किनारे बैठा है और वो बोल रहा है, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, तो ऐसे सुनकर कौन आता है उसकी बात को? उसको लगेगा कि पागल है, कोई बोल रहा है जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि बाबा, आप बहुत देर से एक ही बात चिल्ला रहे हो। अब वहां से कोई गुजर रहा था तो उसने बोला कि इस बाबा को सुन लेते हैं कि क्यों ये चिल्ला रहा है, जो पाओगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, क्यों चिल्ला रहे हो आप? अब क्या मैं जो पाना चाहता हूँ, क्या आप सच में वो दे सकते हो? अब बाबा बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। अब देखो, एक घाट के किनारे एक बाबा जी बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब बाबा जी को एक बंदा चलते हुए बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जो चाहोगे सो पाओगे? अब वो बंदा बोलता है कि मैं सुनना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। बाबा बोलते हैं कि पहले मुझे ये बताओ तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा बोलते हैं, मैं बाबा को बोलता है, बाबा मैं चाहता हूँ एक दिन मैं बहुत हीरों का बड़ा व्यापारी बनूं। क्या मेरी आप ये इच्छा पूरी कर सकते हो? उसने मजाक मजाक में बोला कि मैं तो हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूँ, अब बताओ। तो वो बोलता है, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, तुम मुझसे जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की चमक जाग उठी कि अगर मैंने हीरा मांगा है तो सामने वाला बाबा बोल रहा है हीरा और मोती देता हूं, जितने चाहे मर्जी हीरे बना लेना इससे। फिर साधु से बोला कि अपनी दोनों हथेलियां आगे करो, और युवक ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। अब साधु ने पहले उसकी हथेली में अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और जितना जोर के तुम इसे पकड़े रहोगे उतने ही हीरे तुम बना सकते हो। और अपने हाथ से इसे कभी निकलने मत देना, अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लो। और दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली में रखकर कहा कि बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है धैर्य। इसे मुट्ठी बंद कर लो, ये मैं तुम्हें देता हूं। इस धैर्य को कभी मत खोना, कहीं मत खोने देना। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी तुम्हें अच्छे से परिणाम ना मिले तो धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और धैर्य से काम लेगा। अब दोस्तों, कितनी बढ़िया बात साधु ने उनको बताई। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया, क्योंकि उसके दिल की इच्छा यही थी। तो उसने ऐसा कोई व्यापारी ढूंढ लिया जहाँ पर वो हीरे का काम सीख भी सकता था और कर भी सकता था। कुछ वर्षों तक वह अपने दिल लगाकर काम करने लगा। कुछ गुण सीखे उसने। गुण सीखने के बाद अपनी मेहनत लगाई, लगन लगाई, और वही हुआ दोस्तों कि एक हाथ में उसने समय को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में उसने धैर्य को जकड़ लिया, और समय और धैर्य से मिलकर जो बना वो उसके हीरों का काम जो था वो चल पड़ा दोस्तों। बहुत उसने अपना नाम कमाया। क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों इससे हमें? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने हाथ में रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। और ये बहुत सही है दोस्तों कि ऐसा बहुत बार देखा गया है
कि आप कभी भी लाइफ में अपनी जुड़ें किसी के साथ भी तो धैर्य रखें, समय को अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखें, तो आपको दुनिया में किसी काम में भी फेलियर हासिल नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 कहानियाँ आज की, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा इस कहानियों से कि हीरा जो है आप ही हो। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं और आपके कदमों तले ही हीरे की खान है, और दूसरी कि आप मेहनत तो करो, समय को तो पकड़ो, धैर्य से काम तो लो, तो सफलता आपके पास आएगी। हीरों की खान से आप मालिक बन जाओगे। कोई दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती दोस्तों। मेरा ये मानना है कि अगर आपने समय और धैर्य को पकड़ लिया तो आप कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं जा सकते। तो दोस्तों अगली कहानी कौन कौन सुनना चाहता है, सब लोग हाय लिख दें मुझे कि बोर तो नहीं हो रहे। हाय लिख के भेजिए, मैसेज भेजिए मुझे, और सब लोग जुड़ जाएं, फटाफट से मेरे साथ आ जाएं। और नेक्स्ट हमारी कहानी का शीर्षक है मछुआरों की समस्या। जो लोग भी अभी कहानी सुनना चाहते हैं हाय हेलो लिखते चलें, और कैसी लग रही हैं कहानियाँ थोड़ा सा बताते चलें। और मैं आप लोगों का साथ साथ मैसेजेस का भी जवाब देती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली में इतना समय नहीं होता, हमें 4 काम इकट्ठे करने पड़ते हैं, और सब लोगों का तब भी समय नहीं निकल पाता, क्योंकि इतना रश है दिल्ली में कि पूरा हफ्ता काम कर लो और आपके आधे से ज़्यादा काम फिर भी अटके रह जाते हैं। तो जल्दी जल्दी समय को पकड़ के रखना है हमने भी, और चलते रहना है। मछुआरों की समस्या हमारी अगली मोटिवेशनल कहानी, मछुआरों की समस्या। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी अपने साथ सुनाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है या तो उनको मेरी कहानियाँ सुनाएं बाद में, या फिर मेरे अपने साथ बिठाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग भी अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं उनके साथ 1-1 घंटा बिताएं, उनको सुने। जितना आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने में अच्छा लगता है, अगर आप अपने बच्चों को सुनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बच्चे बहुत प्यारी बातें करते हैं दोस्तों, इतनी प्यारी बातें करते हैं, इतना मन बहलाते हैं, इतना ज़्यादा आपको मन को शांति मिलती है। आप ही के तो बच्चे हैं, और कितना अच्छा लगता है आपको उन्हीं के साथ बात करके, उनको कहानियाँ सुना के। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके बच्चों को कहानियाँ सुनाऊंगी। डेली 10 बजे आऊँगी, और 10 बजे से आप लोग अपने बच्चों को 1-1 2-2 छोटी-छोटी कहानियाँ ज़िंदगी के सीख देते चले, ताकि उनको भी लगे कि हमें भी टाइम मिला है। और आपके बच्चों को समझ में आए या ना आए, बाद में उनको समझाएं तो कितना अच्छा लगेगा। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। और चले बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कहानी की तरफ, मछुआरों की समस्या। मछलियां सालों से जापानियों को प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने में समुद्र के बीच में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती। इतने में मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उन लोगों को बासी मछलियां खरीदने में अच्छा नहीं लगता था। अब इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर कर दिया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब मछुआरों को क्या था कि उनको मछलियां बेचनी है, लेकिन जापानियों को क्या है कि उनको अच्छी मछलियां नहीं मिल रही हैं, बासी मछलियां वो नहीं खाएंगे। जब तक वो शाम तक पकड़ के लाते थे तो उनमें स्मेल हो जाती थी। तो उनको क्या था कि समुद्र से निकालो, खरीदो, बनाओ और खा लो। तो अब उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि फ्रीजर रख लिया। अब इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मछलियों की तरह अच्छे नहीं होते थे। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मछलियों में अलग सी स्मेल हो जाती थी। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार चलना हो गया। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। अब क्या हुआ, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने एक टैंक बनवा लिया। उस टैंक के अंदर क्या था दोस्तों, मछलियों के लिए पानी रख दिया। अब उस पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते
मछलियां ताजी रहती और बाजार में लाने तक वो इससे भी ताजी रहती थी। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ गई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर घूमती रहती, ज्यादा जगह ना होने के कारण वो स्थिर हो जाती। मछुआरे जब तक किनारे पर पहुंचते तो वो सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्र जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियां, उसमें स्वाद वैसा नहीं होता, क्योंकि वो समुद्र में इधर उधर जैसे चलती हैं तो वो थोड़े से पानी में इधर से उधर चल रही हैं तो उनका टेस्ट बिगड़ जाता उतनी देर में, सुबह से शाम तक आने में, तो उनका स्वाद भी अच्छा नहीं लगा लोगों को। अब ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गया कि इतनी कोशिश करने के बाद भी हल नहीं निकल पा रहा है। फिर से उनकी बैठक हुई, सोच विचार आरंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकला उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी शार्क मछली भी रखनी शुरू कर दी। शार्क मछली रखनी शुरू कर दी दोस्तों, क्योंकि वो मछलियों में हलचल होता रहना चाहिए, तभी उनका टेस्ट अच्छा रहता है। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मार कर खा जाती थी, लेकिन मछुआरों को थोड़ी सी हानि हो जाती थी, और दूसरी जो बाकी की मछलियां हैं उनमें स्फूर्ति ताजगी बनी रहती थी। वो क्योंकि वो शार्क मछली से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर फुदकती रहती थी, जब वो फुदकेंगी तो उनके ताजगी बनी रहेगी दोस्तों। तो अब वो ताजगी बने रहने के कारण उनको एक शार्क मछली का रखना पड़ा, और जो कि आधी मछलियों को उनकी खा जाती थी। तो शार्क मछली के डर से ये पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताजी की ताजी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मित्रों, जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी हुई मछलियों की तरह है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हम जिंदा दिल नहीं हैं। हम बस एक ही रूटीन में बंधे हैं। धीरे धीरे इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी बड़ी उसके सामने, समस्याओं के सामने फिर दम तोड़ना शुरू कर देते हैं, हार मान जाते हैं। तो छोटी छोटी चुनौतियों को भी स्वीकार करते रहना चाहिए। जिंदगी में एक स्फूर्ति बनी रहती है दोस्तों। बड़े सपने देखो, बड़ा सब कुछ देखोगे। सपने अपने बड़े रखो। असाधारण सफलता हासिल करनी है तो अपने सपने भी बड़े देखो, ताकि आपके अंदर जो चुनौतियां स्वीकार करने का जो हौसला रहेगा वो फिर आपको खुद तैयार कर देगा, और बड़ी और असाधारण सफलताएं, जो इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, उनको अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो जैसे ही आप अपनी अचीवमेंट को पहचान पाओगे कि आप क्या करने के लिए बने हो। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हम अपनी जिंदगी में क्या करने के लिए बने हैं। अब क्या करने के लिए बने हैं, अपना सपना बड़ा देखो कुछ, तो उसके लिए कुछ चलो मुहिम छेड़ो। नहीं तो आप क्या है, संडे जैसे घर में बैठे हो तो पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन निकाल दिया, भैया आज तो संडे है। अरे अपने घर की ही सफाई कर लो, क्या पता कुछ ऐसा निकल आए कि आपको जीवन का जीने का आधार मिल जाए। कुछ नहीं पता कहाँ से क्या सीखने को मिल जाए। अब खाली नहीं बैठना है, किसी भी कीमत पर खाली बैठना शैतान का एक न्योता है कि आप शैतान के साथ उसकी तुलना की जाती है। खाली नहीं बैठना है दोस्तों, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहिए, करते रहिए। कुछ ना कुछ जो भी करोगे सब कुछ अच्छा है। बस अपने दिमाग को ऐसा केंद्रित कर लो कि कुछ गलत नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो जाए। अच्छाई के लिए करने के लिए इस दुनिया में बहुत काम है। दुनिया छोटी है, अगर अच्छाई करने पे आ गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। और इतने लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। एनजीओज बने हैं इतने दुनिया में कि क्या कहना, क्या कहना दोस्तों। ब्लड ब्लड डोनेट होता है ना दोस्तों, ब्लड डोनेट क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलता। ब्लड डोनेट बाजार में नहीं मिलता, सबसे बड़ा दान है। बाजार में कहीं नहीं मिलता। जब जिसको जरूरत पड़ती है एक दूसरे को देखते हैं। तो अपना खाना पीना सही रखो, क्या पता कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए। जिस दिन आप ब्लड डोनेट करके आओगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके तो थोड़े से टाइम में पूरा हो जाएगा, लेकिन जिसको जिंदगी दे के आओगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा दोस्तों, ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, हमारी कहानी का अगला शीर्षक सुनाने जा रही हूँ मैं। अगर आप सबको सुनना है, बोरियत नहीं हो रही है, तो मुझे हेलो हाय लिखते चलें। और इस कहानी का शीर्षक था हमारी कि मछुआरों की समस्या।
इससे पहले हमने कौन सी कहानी सुनी है दोस्तों, बताते चलते हैं आपको। इससे पहले हमने सुनी है जो चाहोगे सो पाओगे। अपने बच्चों को भी सुनाइएगा दोस्तों, अगर नहीं सुना सकते तो उनको साथ में बिठा लें। हीरे की खान, ये हमारा, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपने किसी भी लेवल पर अपने बच्चों के साथ बैठ कर सुन सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर हमें नहीं सुन सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी कहानी का जो शीर्षक है चिड़िया और किसान। चिड़िया और किसान को अभी हम सुनने जा रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कहानी है चिड़िया और किसान है, और आ जाएं सब लोग, जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं। चिड़िया और किसान सुनने के लिए दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन बिताने लगे। कुछ महीनों बाद फसल की कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था, क्योंकि खेतों में कटाई शुरू हो गई थी। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना, कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए कि अब हमारा घर भी टूट जाएगा। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा अंतिम दिन है। रात में हमें एक दूसरे स्थान के लिए जाना होगा, क्योंकि कल को किसान आएगा और कटाई शुरू कर देगा और हमारा घर भी तोड़ देगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कल खेत में फसलों की कटाई होगी। अब देखिए दोस्तों, चिड़िया को कितनी ही मजबूती से और कितनी ही एकदम सटीक उसकी नज़र थी कि उसे पता था कि मुझे नहीं लगता कल खेत में फसलों की कटाई होगी, अभी नहीं जाएंगे, रुक जाओ। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसे देखकर बुदबुदाने लगा। अब किसान को भी नहीं पता था कि किसान का दोस्त जो पड़ोसी है वो खेत में कटाई करने नहीं आया। अब वो शाम को आया कि खेत की कटाई शुरू हो गई होगी। अब खेत में तो कोई आया ही नहीं था, तो वो बुदबुदाने लगा, अब ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूँ कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनकर अपनी माँ को बताया और बच्चे फिर परेशान हो गए कि अब तो कल, आज का दिन तो निकल गया, अब कल को तो आएगा और अपने रिश्तेदार को भेजेगा, और आज हमारी लास्ट रात है यहाँ पर, और तुम लोग हमें तो अब जाना पड़ेगा यहाँ से। अब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसान का कोई रिश्तेदार आज भी कोई आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन नहीं आया। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात ठीक हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी माँ की हर एक बात ठीक हो रही है। अब उनकी माँ की हर बात कैसे ठीक हो रही है दोस्तों। अगली शाम किसान ने जब खेत में आया तो खेत की वही स्थिति देखकर बुदबुदाने लगा और ज्यादा से चिल्लाने लगा कि ये लोग कहने के बाद भी कटाई पर नहीं आते, कल मैं खुद आकर इसकी कटाई करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी और अपनी माँ को बताया तो बच्चों से बोली, बच्चों, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है, अब दूर चले जाएंगे, क्योंकि इस बार चिड़िया फिर से सही थी। दोस्तों, इस बार चिड़िया फिर से सही थी। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हो गया, दोनों बार माँ पहले भी ठीक थी और इस बार माँ बोल रही है कि अब चलो, अब टाइम आ गया। तो जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है तो उन्होंने पूछा, तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, दूसरों के कहने पर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अपने काम को दूसरों पर जब तक वो डालता रहेगा तब तक किसान का खेत काटने कोई नहीं आएगा।
अब उसने खुद से कमर कस ली है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत में उड़कर कहीं और चले गए दोस्तों, और अगले दिन किसान खुद आया और कटाई शुरू कर दी। तो इस कहानी से हमें कहाँ शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हमने अपने लिए अपनी जिम्मेदारी जब ले ली तो हमें उस दुनिया से कोई नहीं हटा सकता। तो हमें वो प्रण कर लिया उसने कि अब तो मैं ही आऊँगा, किसी पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, खुद अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो चिड़िया समझ गई कि अब किसान आएगा, अब तो कटाई होगी। तो दोस्तों आपकी भी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी ऐसी है, जब तक हम अपने काम को दूसरों पर डाल के रखेंगे कि कल को वो काम कर देगा, दूसरे को बोला है वो कर देगा, कोई काम नहीं करता दोस्तों। अपने अपने काम करके सब आ जाते हैं, आपके काम का बहाना बनाने लगते हैं। तो दोस्तों अपने लिए हमेशा समय रखें, अपनी जिम्मेदारी को खुद से उठाएं, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और टाइम पर काम हो जाएगा, किसी की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है ये, और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। कौन कौन लोग अभी जाग रहे हैं और किन किन को आगे कहानी सुनना है, हाय हेलो लिखते चलें फिर से। और सुनना है तो मेरे नाम से, प्रिया के नाम से लिखते चलें कि प्रिया हाय, हमें आगे कहानी सुननी है। कोई एक दो तो मैसेज आए ताकि हम इस कहानी को कंटिन्यू कर सकें और देखें कि हम क्या सीख रहे हैं। दोस्तों अपने बच्चों को भी ये कहानियां सुनाएं, हमारे साथ जोड़ें, ताकि आपको अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताने का अच्छा अवसर प्राप्त हो और हमें भी अच्छा लगे। दोस्तों अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बहुत हमारे देश का भविष्य है ये, जिनको अब स्कूल ना जाने की वजह से पेरेंट्स ही उनका गुरु भी हैं, उनके माँ बाप भी हैं, उनके टीचर भी हैं। प्यार से रखें अपने बच्चों को, और बच्चे बहुत फूल जैसे होते हैं। इस समय सबका खेलना कूदना सब बंद हुआ हुआ है, इनका बचपन है, अपना बचपन याद करते हुए इनके बचपन पर आरी ना चलाएं दोस्तों। इनका ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और हमारे देश का भविष्य अब सभी पेरेंट्स के हाथ में है। मेरा ये मानना है कि सभी पेरेंट्स के हाथ में उनका देश का भविष्य है, तो आप ही इनके मार्गदर्शक हो असली। तो हर एक के लिए एक चुनौती है इस कोरोना में लड़ना, और अपने बच्चों को खुद ही गुरु बनना, उनका खुद ही टीचर बनना, और खुद ही माँ बाप भी बनना। तो दोस्तों ये कहानी मेरी, मैं अभी 10 मिनट में फिर से लाइव आती हूँ, और आप सब लोग बने रहिएगा मेरे साथ। 10 मिनट बाद हम लोग फिर से लाइव आएंगे। तो 10 मिनट का अभी हम कुछ मैंने मैसेज करने हैं आप ही लोगों के, तो वो करके आते हैं। लोग आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिनको भी वॉइस एंड फेस रीडिंग करवाना है। तो हमारे वॉइस एंड फेस रीडिंग के लिए जो है, आप हमें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07696101000। ये इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर फिर से लिख देती हूँ, बता देते हैं, 7696101000। इंडिया का फ़ोन नंबर है दोस्तों, लिख भी देते हैं 7696101000। इंडिया का फ़ोन नंबर है दोस्तों, और आप सब इस पर फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, या कुछ भी आप उसमें घर में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को करियर को लेके, किसी ने बाहर जाना है, किसी के किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर किसी को आ रही है, तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर हमने लिख कर भेजा है, इंडिया का फ़ोन नंबर है दोस्तों। तो हम अभी 10 मिनट, आप यहीं रहिएगा, सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा। 10 मिनट में हम अभी फिर से लाइव आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।